आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ के चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इसके पहले हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा। चैप्टर का नाम था हमारा रियल नंबर्स, है ना। चलिए सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि चैप्टर नंबर 1 में यानी कि रियल नंबर्स में किसी को कोई डाउट रहा? हर चीज़ बन गया हमारा। बेसिकली बहुत आसान चैप्टर था और बहुत मज़ेदार भी था। मज़ेदार और आसान इसलिए हो पाया क्योंकि पहली बात तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझा। दूसरा बात, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि इस बार जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। हालांकि रिड्यूस वाला जो सिस्टम चल रहा है हमारा वो कोरोना के टाइम से ही चल रहा है। हालांकि तो जिसके पास नया बुक है उसमें तो उसको तो सोचना ही नहीं है। फिर जिसके पास पुराना वाला बुक एनसीईआरटी का है उसको फिर हम बात में बताते चलेंगे, यानी कि क्लास में ही हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सा आपको एक्सरसाइज करना है और कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है। तो खैर वो हम बाद में क्लास में आपको बताते चलेंगे। खैर मेरे बातों को अब ध्यान से सुनिए आप लोग। चैप्टर नंबर 2 है हमारा। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। एनसीईआरटी में भी चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स ही है और आरएस अग्रवाल में भी चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स ही है। चलिए अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर पॉलिनोमियल्स है क्या। चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल्स, लेकिन ये आखिर पॉलिनोमियल्स है क्या, किसको कहेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स। देखिए इस टर्म को समझने के लिए कम से कम आपको 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप इस पॉलिनोमियल के मतलब को आप समझ पाएंगे। पहला बात ये। और दूसरा बात, 10 मिनट तक फिर हम लोग समझेंगे क्या। सवाल है कि जब 10 मिनट के बाद हम लोग इस पे आएंगे तो 10 मिनट तक हम लोग करेंगे क्या। 10 मिनट तक इसको समझने के लिए पहले आपको 3-4 टर्म समझने पड़ेंगे। यदि वो चीज़ आप समझ जाएंगे तो फिर ये आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आज का क्लास हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास है। आज के क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर में हमको बार बार परेशान करेगा। तो सबसे पहले हम लोग उसी को निपटाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। खैर हालांकि पॉलिनोमियल तक आने से पहले हमको 4-5 टर्म और बताना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। रेडी है? चलिए सबसे पहला टर्म वेरिएबल। और यहाँ पे हम एक बात और बता दें कि जो भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, लगभग 9-10 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब आप बुक को पढ़ के देखेंगे तो बार बार टर्म आपको परेशान करेगा, है ना। तो सबसे पहले उसी को हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखिए और यहाँ पे जो हम वर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं, जो वर्ड हम आपको बताने वाले हैं, उस वर्ड के बारे में या तो आप पूरी तरीके से जानते हैं या फिर उसमें आपको कंफ्यूजन है या फिर आप उसको नहीं जानते हैं, कंप्लीटली नहीं जानते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में यदि आप हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। इंट्रोडक्शन बहुत आपके लिए अच्छा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। खैर वेरिएबल समझिए ध्यान से। वेरिएबल एक वर्ड से निकला है वेरी से, VARY, वेरी, VARY, वेरी। देखिए ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं, ये वेरिएबल वर्ड हमारा वेरी वर्ड से निकला है और वेरी का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। अब सवाल है कि सर यहाँ पे क्या चेंज होगा, बताएंगे। पहले एग्जांपल दे दीजिए आप इसका। A B C D X Y Z एटसेट्रा। मतलब कि जब आप सवालों को सॉल्व करते हैं तो बीच बीच में आपको अल्फाबेट मिलता होगा, है ना। तो जहां जहां सवाल में अल्फाबेट मिल जाए आपको, मतलब कि वो किसका बात कर रहा है? वेरिएबल का बात कर रहा है ना। तो वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? ये जो अल्फाबेट आप देखते हैं एक से ए से लेकर जेड तक, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली वेरिएबल। ठीक है, अब फिर यहाँ पे सवाल है कि सर ये चेंज वर्ड आपने क्यों लिखा। देखिए इसका मतलब समझिए। वेरिएबल का मतलब होता है ना कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए आपने पहला सवाल आपने बनाया, उसमें आपका x का वैल्यू 2 आ गया मान लीजिए। दूसरा सवाल आपने बनाया, x का वैल्यू 4 आ गया। तीसरा सवाल आपने बनाया, x का वैल्यू 5 आ गया। चौथा सवाल आपने बनाया, x का वैल्यू 10 आ गया। पांचवा सवाल आपने बनाया, x का वैल्यू 15 आ गया। ऐसा आता है ना, हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो x का वैल्यू कुछ लाते हैं, y का लाते हैं, z का कुछ वैल्यू तो लाते हैं हम लोग बेसिकली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल तो हमारा एक ही है x, लेकिन हर क्वेश्चन में वेरिएबल का वैल्यू क्या हो रहा है? बदल रहा है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेरिएबल
का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ था चेंज। अब तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल में याद रहेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेरिएबल का मतलब आप क्या समझते हैं। तो पहला बात तो ये कि जितने भी हमको अल्फाबेट दिखते हैं वो सबका सब हमारा क्या है, वेरिएबल है। और थोड़ा सा पूछे कि और क्या समझते हैं वेरिएबल से, तो ऐसे बताइएगा कि वेरिएबल का मतलब होता है कि उसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल आप इस तरीके से दे दीजिएगा। आगे बढ़े, चलो, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल के बाद आता है हमारा, देखिए यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ये सब पहले आपको जानना पड़ेगा, तभी आप पॉलिनोमियल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो, अब वेरिएबल हो गया। दूसरा आइए, दूसरे में हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट या फिर बहुत सारे बुक में इसको सिंपली कांस्टेंट टर्म भी कहा गया है, याद रखिएगा इस बात को, कांस्टेंट टर्म। तो आपको जो कहने का मतलब मन है वो आप कह लीजिए, कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म। ये क्या होता है, जरा इसके मतलब को समझिए। कांस्टेंट वैसा वैल्यू होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता, डू नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो ना, तो समझ जाइएगा कि ये बात कर रहा है नेचुरल नंबर का, मतलब ये काउंटिंग नंबर का। मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एकदम इनफाइनाइट तक। इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप समझिए, क्या 4 का वैल्यू कभी चेंज हो सकता है क्या आप 4 के बदले कभी 5 लिख दीजिएगा, नहीं। क्या आप 10 के बदले 20 लिख दीजिएगा, क्या, नहीं। मतलब कि कांस्टेंट वैसा वैल्यू होता है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, यानी कि वो चेंज कभी भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप 10 लिखिएगा और अमेरिका में वही 10 आपका 20 हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि कांस्टेंट वैसा वैल्यू होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज होता ही नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, चले, तो ये हो गया हमारा बेसिकली कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद हमारा तीसरे नंबर में आता है टर्म्स। टर्म्स, हालांकि डेफिनेशन तो हम मैथ में कभी लिखते नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैथ में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथ में इंपॉर्टेंट क्या है, फिर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टर्म्स का मतलब क्या है, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे हम जानबूझ के स्टेटमेंट लिखते हैं और वैसा ही जानबूझ के लिखते हैं जो कि आपको याद रह सके, उसको आप रिलेट कर पाए। देखिए, टर्म्स का यदि डेफिनेशन आप लेना चाहें तो इसमें आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। इसमें दो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट, यानी कि ABCD से लेकर Z तक, और टर्म्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए 2x 4y 5z 9p एटसेट्रा। क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन को जरा पढ़िए तो पहले। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। अब जरा बताइए, क्या इस वाले में 2 हमारा कांस्टेंट है, बिल्कुल। x हमारा वेरिएबल है, बिल्कुल। तो एक हमारा इसमें कांस्टेंट है और एक हमारा इसमें वेरिएबल है। तो क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा कुछ नया बना कि नहीं, 2x बना, और इसी को हम लोग कहते हैं टर्म। कोई दिक्कत इसमें। उसी प्रकार से आप इसको देखिए, y हमारा क्या एक वेरिएबल है, 4 क्या हमारा एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, 4y बन गया। इट मींस इट इज अ टर्म। उसी प्रकार से ये है, उसी प्रकार से ये है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या होगा, z, कांस्टेंट क्या होगा, 5 होगा। इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, p है, और कांस्टेंट 9, बस खत्म।
यानी कि जब हम लोग एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल के साथ आपस में कंबाइन कर देते हैं तो जो रिजल्ट हमारा निकलता है उसी को हम लोग कह देते हैं टर्म। हो गया कोई दिक्कत? अच्छा यदि पूछे कि बताओ इस यहाँ पे अभी फिलहाल कितने टर्म है आपके पास, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और ये चार टर्म, ये हो गया हमारा बेसिकली टर्म्स। कोई दिक्कत इसमें? बड़ा आसान तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म्स के बाद चौथे नंबर पे है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या है? नाम सुना होगा आपने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 8 में भी था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 में भी था, पढ़ाए हैं। चलिए वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, टर्म्स समझ में आ गया। टर्म्स का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। ये सब हमारा टर्म्स का एग्जांपल हो गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका भी डेफिनेशन देते हैं, बड़ा सिंपल सा, ताकि आप इसको याद भी रख सकें। इसका डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ terms are known as algebraic expressions। क्या लिखा हुआ देखिए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नॉन एज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका एग्जांपल देखिए, तुरंत आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 को था ना, तो 2x प्लस 4y आप कर लीजिए, ठीक है। अब जरा समझिए इसको। अच्छा पहले इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ था? टर्म्स के डेफिनेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते थे? टर्म्स कहते थे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली हम लोग टर्म्स के ही कॉम्बिनेशन को कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा 2 टर्म था, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों को आप क्या कर दो? कंबाइन कर दो। यहाँ पे कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है? प्लस का साइन कर रहा है। तो क्या 2x प्लस 4y ये दोनों का दोनों हमारा टर्म है? बिल्कुल टर्म है। क्या ये दोनों आपस में कंबाइन हो गया? बिल्कुल हो गया। किसने किया कंबाइन? प्लस के साइन ने कर दिया। इट मीन्स 2x प्लस 4y हमारा अब बन गया एक पूरी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पहले से नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे, लेकिन एक कन्फ्यूजन रहा होगा, भूल भी गए होंगे, लेकिन अब मालूम चल गया क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो इसका एग्जांपल हम लोग और भी ले सकते हैं, दुनिया भर का एग्जांपल है। देखिए चलो इस बार हम लोग ले लेते हैं 4p माइनस 9p। बताओ क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? 4p माइनस 9p बिल्कुल है, क्योंकि ये भी हमारा एक टर्म है, ये भी एक हमारा टर्म है। इन दोनों को आपस में कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है? माइनस का साइन कर रहा है। और भी एग्जांपल आप लेना चाहते हैं ले लो। क्या 5, चलो इस बार 5z ले लो। 5z माइनस 20z प्लस 13z, क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि ये भी एक हमारा टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। अच्छा बताइए इन दोनों को आप सॉरी इन तीनों को आपस में कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है? प्लस और माइनस साइन दोनों कर रहा है। चलिए जरा बताइए तो इसमें हमारा वेरिएबल कौन है? इसमें z कांस्टेंट 5, इसमें हमारा वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। इसमें हमारा वेरिएबल z और कांस्टेंट 13। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात? चलिए तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और समझ में भी आ गया क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो अब आपको समझाएंगे हम आखिरकार पॉलिनोमियल। अब समझ में आएगा आपको पॉलिनोमियल कि आखिर कहते किसको है, ठीक है। अब जब आपको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपको यहाँ पे देंगे ना, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आप उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, टर्म्स हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। हाँ अब बिल्कुल अब आपको समझ में आएगा। पांचवें नंबर पे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का हम यहाँ पे जानबूझ के डेफिनेशन लिखेंगे, जानबूझ के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर आपका पूरा इसी के ऊपर आपका चैप्टर है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अ पॉलिनोमियल
is an a polynomial is an algebraic expression. A polynomial is an algebraic expression in which variable have only non-negative. A polynomial is an algebraic expression in which variable have only non-negative. non-negative का मतलब यहाँ पे आप लिखिए होल नंबर, non-negative एक्सपोनेंट्स, और एक्सपोनेंट्स का मतलब आप यहाँ पे लिखिए पावर। ये हो गया हमारा डेफिनेशन पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का। लेकिन डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ना समझिए इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है डेफिनेशन में कि अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस पहले इतना ही आपको समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा है इसलिए आपको ब्रेक कर करके समझना पड़ेगा, ठीक है। जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से। कहा जा रहा है ना कि पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, सिंपली पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब यदि हम यहाँ से 2x + 4y उठा के यहाँ पे लिख दे तो क्या वो पॉलिनोमियल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। चलिए एग्जांपल जरा समझिए इसको। 2x + 4y, समझिए क्या लिखा हुआ है। अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल सिंपली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये 2x + 4y हमारा यहाँ पे क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया तो हमको मालूम चल गया कि भैया आपने यहाँ पे उठा के इसको लिख दिया, और चूंकि ये हमारा इधर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ तक तो यही समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, यही इंपॉर्टेंट है, जो आगे लिखा हुआ है ना वही इंपॉर्टेंट है। इन विच वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको दो टर्म समझना पड़ेगा, दो टर्म। देखो जब भी हम लोग वर्ड सुनते हैं नॉन नेगेटिव, अच्छा चलो नॉन नेगेटिव से पहले आप एक टर्म समझो, नेगेटिव। नेगेटिव जब भी आप वर्ड सुनते हो तो आपके माइंड में कैसा साइन आता है, पॉजिटिव वाला या सॉरी प्लस वाला या माइनस वाला? माइनस वाला, यानी कि नेगेटिव का मतलब माइनस। उसके बाद नॉन नेगेटिव का मतलब क्या? बस सिंपल सा बात है। ये हम इसलिए समझा रहे हैं ना इतना सिंपल सा चीज, क्योंकि इसमें दिक्कत होता है बच्चों, डाउट लगा रहता है कि सर ये नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है। हालांकि जानता है वो नेगेटिव नॉन नेगेटिव का मतलब समझता है, लेकिन कई बार वो धोखा खा जाता है, क्योंकि लगभग वर्ड बिल्कुल सुनता मिलता जुलता सा लग रहा है ना। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ। नेगेटिव का सिंपली मतलब माइनस वाला, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, और जो नेगेटिव नहीं है वो क्या है, पॉजिटिव है। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे जरा समझिए क्या लिखा हुआ था। अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ तक समझ में आ गया था। आगे इन विच वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। इन विच वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, मतलब कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, चलिए बताइए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा कौन कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है? एक्स और वाई। वही यहाँ पे कहा गया है कि इन विच वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट मतलब पावर, वो कभी भी कहा गया, हाँ वो हमेशा कैसा होगा, नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस वाले पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है एक्स और वाई, इस वेरिएबल का पावर यानी कि एक्सपोनेंट हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो अब जरा बताइए क्या यहाँ पे हमारा x का पावर कितना है? x का पावर 1 है। यहाँ पे y का पावर कितना है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है ही। इट मीन्स ये हमारा एक प्योरली पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं और हाँ चलो एक एग्जांपल है हमारे सामने 4x स्क्वायर प्लस 2x। चलिए बताइए
क्या ये हमारा एक पॉलिनोमियल है 4x² + 2x? पहले पता करना पड़ेगा कि पहले ये पता करो कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने का मतलब क्या है? टर्म्स का कॉम्बिनेशन होना। तो आपको लगेगा सर यहाँ पे टर्म्स आपने बोला था, यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर को आप छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? तो 4x और 2x हमारा क्या टर्म है, दोनों को आपस में कंबाइन किया गया प्लस के द्वारा, इट मींस ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब यदि पॉलिनोमियल इसको साबित करना है तो वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो जरा देखिए, तो इन दोनों में हमारा वेरिएबल क्या है? एक्स एक्स है। और क्या इन दोनों का पावर हमारा पॉजिटिव में है? बिल्कुल पॉजिटिव में है। और कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, पॉजिटिव में है इसका मतलब आप होल नंबर भी लिख सकते हो। होल नंबर मतलब किसी का पावर 0 भी हो सकता है। कैसे बताएंगे अभी, ध्यान से समझो। एक एग्जांपल और देते हैं, 9x का पावर -3, 4x² - 20x। चलिए बताइए, क्या ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा? जल्दी बताइए देख के, हाँ या ना? क्यों नहीं होगा? बस समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे जैसे ही आपने पावर नेगेटिव में देख लिया, इसका मतलब कभी भी ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। हमेशा पावर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव या फिर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक पावर हो जाए चलेगा, लेकिन कभी भी उसका पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। इसमें समस्या कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद चलिए यहाँ पे ना एक एक हम अपने मन से सवाल देते हैं, ठीक है? इसको आप थोड़ा सा पता करके हमको बताइए कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है? वो सवाल क्या है जरा समझिए यहाँ पे। अच्छा, वो सवाल देने से पहले वो सवाल देने से पहले एक दो एग्जांपल आप और देखिए। एग्जांपल है 4x² + 20x - 9। चलिए बताइए, क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? कैसे है? क्योंकि पहली बात ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे है? देखो, कोई भी बच्चा ना पहली बार इसको देखेगा ना तो बोलेगा कि सर ये पॉलिनोमियल है। सही में ये पॉलिनोमियल है भी, लेकिन आपसे आपके माइंड में सवाल आना चाहिए था कि सर पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाए। चेक करते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, और टर्म्स का मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है? चलिए पता करते हैं, क्या ये हमारा एक टर्म है? बिल्कुल है। क्या ये हमारा एक टर्म है? बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। क्या ये 9 सिंपली हमारा एक टर्म है क्या? ये तो सिंपली कांस्टेंट दिख रहा है हमको। तो फिर जब इसके साथ x है ही नहीं तो ये हमारा टर्म कैसे कहलाएगा? क्या इसके साथ कोई वेरिएबल है? कोई वेरिएबल नहीं है। इट मीन्स आपके अनुसार अब तो ये क्या होना चाहिए? एक पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पे हम एक थोड़ा सा बहुत ही मजेदार चीज आपको बताने वाले हैं, समझिएगा इस बात को ध्यान से। देखिए, आपने पावर चैप्टर में पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी वो चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और क्लास 7 में भी है। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है, यहाँ पे नया समझ में आ जाएगा, नया समझ में आएगा। आपने जरूर ये कभी ना कभी तो सुना होगा कि यहाँ, अच्छा, x का पावर आपने 0 पढ़ा होगा, वो ऑटोमेटिकली 1 होता है उसका वैल्यू। जैसे मान लीजिए यदि हम यहाँ पे 19 का पावर हम 0 दे देते हैं, इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। ये एक एक्सपोनेंट में लॉ होता है, ठीक है? और यहाँ पे अब हमेशा इस बात को आप याद रखेंगे कि जब भी आपको एक सिंपली और सिंगल कांस्टेंट दिखे, हमेशा उसके बगल में x का पावर 0 होता ही है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है? 1, और 1 से आप इस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 9 का 9 नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपको यहाँ पे बगल में लास्ट में कोई कांस्टेंट दिखे, वो सिंपली कांस्टेंट नहीं है, उसके साथ इनविजिबल जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वहां पे होता है क्या? x का पावर 0। और अभी तुरंत हमने बताया था कि वेरिएबल का पावर क्या हो सकता है? होल नंबर हो सकता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं? नॉन नेगेटिव। तो होल नंबर हमारा 0 है क्या? बिल्कुल होल नंबर हमारा एक 0 है, यानी कि 0 हमारा क्या है? होल नंबर है। इसका मतलब अब यहाँ पे हम कह सकते हैं
कि 9 भी हमारा अपने आप में क्या है, एक, बोलो जल्दी, टर्म है। कैसे टर्म है मालूम चल गया? बगल में ऑटोमेटिकली x का पावर 0 रहता है जिसका वैल्यू 1 होता है और उसको मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स ये भी हमारा एक अपने आप में पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक दो सवाल मेरे तरफ से आप लीजिए। सवाल है ये हमारा 3 रूट अंडर t प्लस t रूट अंडर 2। ये एक सवाल है, समझिए पहले ध्यान से। ये सवाल है 3 रूट अंडर t प्लस t रूट अंडर 2, ये हमारा सवाल है। चलो आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए? क्या आपके हिसाब से ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ या ना? देखो कोई भी नॉर्मल सा बच्चा जब इसको पहली बार देखेगा ना तो वो बोलेगा कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल ही है ना। लेकिन देखो जब भी सवाल थोड़ा सा उटपटांग टाइप का लगे, बेतुका टाइप का लगे कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब है कि वो आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? अब सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब जरा मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो बताने वाले हम वो शायद आपके लिए नया है। देखिए क्या आपको मालूम है जब भी हम लोग रूट हटाते हैं तो रूट हमारा किस में बदल जाता है? 1/2 में बदल जाता है ना। तो क्या यहाँ पे हम लोग 3t का पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट को हटा के? समझिए इस बात को, जब भी हम लोग रूट को हटाते हैं तो उसका पावर हमारा हाफ हो जाता है, यानी कि 1/2 हो जाता है। तो बताओ रूट किसके ऊपर है? t के ऊपर है। तो जब इस रूट को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा 1/2 बन जाएगा। तो दिक्कत इसमें? चलिए उसी प्रकार से यदि आप इसको भी करना चाहेंगे तो वैसा ही करेंगे हम लोग। चलो उसको खैर करना चाहें तो ठीक है, लेकिन अभी आपका इतना ही सही काम चल जाएगा। हालांकि उसको भी कर सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 1/2 कर देंगे, लेकिन हमारा इतना ही से काम चल जाएगा। अब जरा बताइए, पहले दिख रहा था ये ऐसा, अब दिख रहा है ऐसा, बताइए क्या ये अब हमारा एक पॉलिनोमियल है, हाँ या ना? कैसे है? अच्छा बताओ इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, पहले ये बताओ। वेरिएबल t है हमारा, और t का पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपके हिसाब से लग रहा होगा कि सर ये तो पॉजिटिव में ही है, ठीक है। लेकिन उसके बगल में हमने एक और चीज लिखा है, होल नंबर। क्या ये 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं, वो तो एक रेशनल नंबर है, या फिर वो एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो क्या वो चलेगा? कभी नहीं चलेगा। इट मीन्स ये हमारा एक पॉलिनोमियल कभी भी नहीं हो सकता। तो जब भी सवाल आपको उटपटांग जैसा दिखे वो आपको सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो इस प्रकार का हमारा यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1/2 दिख रहा था, जो कि एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में कभी भी नहीं चलेगा। किसमें चलेगा? होल नंबर में। 0 रहता चलेगा, 1 रहेगा चलेगा, 2 रहेगा चलेगा, कुछ भी रहे चलेगा, लेकिन कभी भी होल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। कोई दिक्कत? चलो अब एक सवाल और देते हैं। 2 प्लस y बाई 2। चलो बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये अपने मन से हम सवाल दे रहे हैं, ठीक है। बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सबसे पहले बताओ, उटपटांग लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल लग रहा है। इसका मतलब ये हमको क्या कह रहा है? सॉल्व करने के लिए कह रहा है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अपने एक्सपोनेंट चैप्टर में एक चीज और पढ़ा है, 2 प्लस y, और जब भी हम लोग इस नीचे को ऊपर भेजते हैं तो वो हमारा किस में बदल जाता है? नहीं, सोचो जरा, सोचो जल्दी जल्दी बोलो। सोचो जरा इसके बारे में। हालांकि ऐसा एग्जांपल आपके बुक में बहुत सारा दिया हुआ है। सोचो सोचो जरा, सोचो जल्दी जल्दी सोचो। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है। एक काम करो, रुको पहले इसको थोड़ा सा और तुम्हारे लिए सिंपलीफाई कर देते हैं। 2 का पावर यहाँ पे 2 कर लो, अब तो सही है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 प्लस y, अब ये हमारा नीचे में है, ऊपर जाएगा तो इंटू 2 तो रहेगा, लेकिन पावर अब हमारा कैसा हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो अब जरा बताइए क्या ये हमारा अब एक पॉलिनोमियल रहा, हाँ या ना? नहीं रहा, क्योंकि पावर हमारा किस में चला गया?
माइनस में चला गया। इट मीन्स ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब भी सवाल आपको उटपटांग जैसा कुछ दिखे, इसका मतलब वो कह रहा है आपसे कि उसको सॉल्व करो। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलो। अच्छा, इसको ना या इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। आप इसको ऐसे भी कर लो। चलो, 2 + 2y, ठीक है, वही चीज है, बस थोड़ा सा इसमें अलग हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा हमारा 2 + 2, नीचे y है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और नीचे से जब हम लोग कोई चीज ऊपर भेजते हैं तो बताइए पावर किस में हो जाता है? माइनस में। यानी कि इसका भी अभी पावर कैसा है? 1 है, लेकिन ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। इट मीन्स ये भी हमारा अपने आप में एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है हमारा? माइनस में है। इट मीन्स ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा? कभी नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब पॉलिनोमियल में ना एक चीज और आपको बताया जाता है, वो ये, यानी कि मैथ आपको कहता है कि बार बार आप इतना बड़ा बड़ा पॉलिनोमियल क्यों लिखोगे। उसके लिए हम आपको एक शॉर्ट तरीका दे देते हैं। वो शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम 2-3 पॉलिनोमियल अभी हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4x² + 20x - 15, पहला हो गया। दूसरा 15p² - 20p + 16, उसके बाद 20z² + 30z - 30, उसके बाद फिर कर लीजिए आप 17q² - 18q + 90। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब समझाइए, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। मैथ आपको कहता है ना कि इतना बड़ा पॉलिनोमियल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप एक शॉर्टकट रास्ता अपना लो। वो शॉर्टकट रास्ता क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। इस पॉलिनोमियल को हम लोग मान सकते हैं p ऑफ x। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? p ऑफ x। अब ऐसा क्यों? और थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए बार बता देंगे हम। p ऑफ, अच्छा एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर सेम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इसको कर लो y, ठीक है, y² कर लो, y कर लो। अब ये हमारा हो जाएगा p ऑफ y, ये हमारा हो जाएगा p ऑफ z, ये हो जाएगा p ऑफ q। अब जरा समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखो बेसिकली इतने बड़े पॉलिनोमियल को आसान तरीके से लिखने का तरीका है हमारा p ऑफ x। इसको लिखने का तरीका है p ऑफ y, इसको लिखने का तरीका है p ऑफ z, इसको लिखने का तरीका है p ऑफ q। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर ब्रैकेट के बाहर आपने हर जगह पे p रखा है ना, लेकिन अंदर में आपने चेंज कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जिस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ हो उसी वेरिएबल को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो आप इस पॉलिनोमियल को देखें तो कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है इसमें? x, तो कहाँ पे रखेंगे इसको? x यहाँ पे रखेंगे। इसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ है? y, तो y हमने लिखा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। इसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ? z, तो z हमने रखा ब्रैकेट के अंदर। इसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ वेरिएबल? q, तो q हमने रखा। लेकिन फिर सर आपने ये p कॉमन क्यों रखा? देखो p के बदले में आप कुछ भी ले सकते हो, a b c d e f g कुछ भी ले सकते हो, लेकिन चूंकि थोड़ा सा p हमारा जो है ना एक थोड़ा सा अच्छा वर्ड लगता है सुनने में, और लगभग आपके बुक में 90% जगहों पर p इस्तेमाल किया गया है। कंपलसरी नहीं है कि p ही इस्तेमाल करना है, ब्रैकेट के बाहर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपको वही वेरिएबल लिखना है जो वेरिएबल पॉलिनोमियल में इस्तेमाल हुआ है। अब तो कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? अच्छा चलिए अब बताइए जरा, इसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं? 90a² + 20a - 100, इसका नाम क्या रख सकते हैं हम लोग? इससे क्या बताओ जरा, इसका नाम क्या रखेंगे? p ऑफ a रख सकते हैं हम लोग। अच्छा p ऑफ a ही क्यों रखेंगे? a तो हमको समझ में आता है कि a हमको इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि वेरिएबल हमारा a इस्तेमाल हुआ है। तो p के जगह पे हम कुछ और नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं।
जी ऑफ एक्स, जी ऑफ ए लिख दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, जी ऑफ सॉरी एच ऑफ ए कर दो, क्यू ऑफ ए कर दो, चलेगा। यानी कि ब्रैकेट के बाहर आप अल्फाबेट कुछ भी लिख दो चलेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वही वेरिएबल आपको लिखना है जो वेरिएबल पॉलिनोमियल में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये तरीका होता है लिखने का। आगे बढ़े जल्दी, हाँ या ना। चलो, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। तो देखो कम से कम पॉलिनोमियल को समझाने में हमको 10 से 15 मिनट लगा। सबसे पहले हमने आपको डेफिनेशन समझाया, एग्जाम्पल हमने दिया कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसके बाद हमने इसको लिखने का तरीका बताया। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, अब हमारा इसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब इसको मिटा दें, चले। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हमको इसमें 5 अलग अलग टर्म और बताना है, इसलिए हमको इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। चलिए जरा समझिए अब इसको ध्यान से। चलो देखो, 5 हो गया था, 6वां नंबर। इसमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए हम डायरेक्टली आपके लिए एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, जरा समझिए ध्यान से। एग्जांपल में हम लेना चाहेंगे -20 प्लस 30x² -15x³ प्लस 50x⁴ माइनस 90x हो गया। चलिए, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, बड़ा उटपटांग सा लग रहा है ना। हाँ, बस इसको अरेंज करना ही हमारा कहलाता है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अरेंज करने का तरीका ये है कि इसके अकॉर्डिंग टू पावर आप इसको अरेंज करो, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, लेकिन अच्छा माना जाता है डिसेंडिंग में। सबसे बड़े वाले पावर को आप पहले लिखो, उससे छोटा वाला पावर, उससे छोटा वाला पावर, उससे छोटा वाला पावर, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप असेंडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा कम माना जाता है, और बेसिकली आपको पूरे बुक में डिसेंडिंग में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको अरेंज आप कीजिए बस। तो बताइए सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 50x⁴, उसके बाद -50x⁴, उसके बाद प्लस 30x² -90x -20। अब ये हमारा कहला जाएगा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सिंपली ये है कि आप अपने पॉलिनोमियल को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दीजिए। किसको देखते हुए, उसके पावर को देखते हुए। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया। अच्छा, ये किस ऑर्डर में है बताइए, डिसेंडिंग में है, और डिसेंडिंग में ही आप कीजिएगा, अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 7वें नंबर में आइए। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, एक सवाल है फिर से, क्या ये 20 हमारा एक टर्म है क्या? रीजन आप तो बता दोगे, अब बड़ा सिंपल हो गया। हाँ, क्या है रीजन, इसके बगल में x का पावर 0 यानी कि 1 है। ठीक है, मतलब कि 20 भी अपने आप में एक टर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है देखिए। अच्छा, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 9th में आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें आप देखते थे टू वेरिएबल में कि आपको उसमें दो वेरिएबल दिखता था, एक एक्स और एक वाई। क्लास 8 में क्या मिलता था? सिर्फ एक्स। तो दिक्कत, जैसे एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे एग्जांपल है हमारा 20x² माइनस 10x प्लस 30। बताइए इस वाले पॉलिनोमियल में हमारा कितना वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है? एक ही वेरिएबल, कौन सा? एक्स वाला हुआ है। हाँ, हालांकि एक्स दो बार इस्तेमाल हुआ है, एक बार यहाँ पे एक बार, लेकिन वेरिएबल तो है एक ही ना, एक्स। इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, फिर इसको क्या कहेंगे जरा बताइए तो? 40x² माइनस 20y प्लस 30, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल दो को है, एक एक्स है और एक वाई है। लेकिन क्लास 10th में आपको टू वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। क्लास 10th में इस चैप्टर में खास करके दो वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल आपको नहीं पढ़ना है। इसमें सिंपली आपको एक ही वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है। उसमें हो सकता है वो वेरिएबल हमारा एक्स हो, या तो वाई हो, या तो जेड हो, या तो ए, या तो बी, लेकिन रहेगा एक ही वेरिएबल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 8वें नंबर पे हमारा कोएफिशिएंट, और इसको आप ध्यान से समझेंगे, यही चीज आपको बार बार आगे मिलेगा, ये चीज आपको बहुत परेशान करेगा आगे। एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। 10x² माइनस 30x प्लस 50। देखिए, आपको मालूम है कि 10x² एक हमारा टर्म है, 30x भी एक टर्म है, 50 भी हमारा एक टर्म है। कोई दिक्कत इसमें? यदि हम इसको सिंपली सिंगली भी कहेंगे तो 10 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? हमारा वेरिएबल है। इसमें हमारा 30 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। लेकिन यदि इसको थोड़ा सा एक और स्टैंडर्ड तरीके से कहा जाए, हालांकि मिलेगा आपको, इसमें क्या कहा जाएगा? इस यहां पे कहा जाएगा 10 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। यानी कि यहाँ पे 10x² है, तो यहाँ पे 10 को x² का कोएफिशिएंट कहा जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए, हालांकि यदि हम लोग इसको अलग अलग बोलना चाहेंगे तो हमको मालूम है कि 10 हमारा कांस्टेंट टर्म है और ये x हमारा वेरिएबल है, लेकिन इसको और कैसे बोला जा सकता है अलग तरीके से? इसमें ये बोला जाएगा कि 10 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब जरा बताइए, माइनस 30 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो माइनस 30 किसका कोएफिशिएंट है? x का। तो माइनस 30 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। कोई दिक्कत इसमें? हो गया, चलिए। हालांकि तीसरा वाला जो बताने वाले हैं वो पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हमारा प्लस 50 है। बताओ 50 किसका कोएफिशिएंट होगा? किसका? x का होगा। कैसे होगा इसका 50? x का पावर 0 है कि नहीं है ना? इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे, हालांकि ये वाला पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता दिया तो लिख देते हैं 50 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। बस इतना ही लिखना होता है इसमें। हालांकि ये बार बार लिखने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब तो आप समझ गए कि टर्म है मतलब कि उसके बगल में वेरिएबल हमारा x ऑटोमेटिकली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट वाला काम। अब इसके बाद हमारा नीचे तो नहीं हटेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 9वां नंबर में, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। the highest power of a variable, the highest power of a variable is
द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नॉन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल इसका देखिए जरा। एग्जाम्पल जैसे 4x का पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 30x² माइनस 15x प्लस 60। देखिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर, देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नॉन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब कि इस वाले पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर आपको कहाँ पे दिख रहा है? 4 दिख रहा है, x का पावर 4। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4 इज द डिग्री, 4 इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हाँ क्या क्वेश्चन है? पावर और डिग्री में यही अंतर है ना कि पावर इंडिविजुअल का रहता है, ये पूरा वेरिएबल का रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, पावर बोलो या फिर आप डिग्री बोलो सेम ही चीज तो है। समझ में आ गया? यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर हमको 4 दिख रहा था, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का 4 ही हमारा क्या कहला जाएगा? डिग्री कहला जाएगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला है 50q² माइनस 5q प्लस 30। इसमें हमारा डिग्री क्या होगा पॉलिनोमियल का? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारा 2 है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 2 इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हो गया। अच्छा एक सवाल हम अपने मन से देते हैं, ठीक है, और आपको मालूम चल गया होगा कि अपने मन से दे रहे हैं तो कुछ तो उसमें हाँ कुछ तो तिगड़मबाजी लगाना पड़ेगा। चलो बताओ, y² इंटू 1 माइनस वाई का पावर 4, इस वाले पॉलिनोमियल का हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट पावर कितना, यानी कि इसका डिग्री क्या कहलाएगा बताओ? y का पावर 6। y का पावर 6। वेरी गुड। कैसे करना पड़ा? सॉल्व करके, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना। मतलब जब भी सवाल कुछ उटपटांग जैसा दिख जाए मतलब कि वहां पे सॉल्व करना है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है चैप्टर में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली। तो y² प्लस 1 सॉरी इंटू 1, तो y² ही रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई में देखो यहाँ बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या होता है? प्लस होता है, तो y का पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस वाले पॉलिनोमियल में हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बस, कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? तो ये हो गया हमारा 9 नंबर तक कंप्लीट। अब जो बताने वाला है 10वां नंबर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिटाना पड़ेगा हमको। हाँ क्योंकि हमको इसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है वो चीज़। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले 9 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी लाओ तो इसमें कपड़ा पे। बहुत दुख है ना। कभी भी मतलब ऐसे हाँ आज का दिन बड़ा अच्छा नहीं यार बहुत खराब गया, जिंदगी बेकार है, मम्मी ये कर दी, स्कूल में ये हुआ, यहाँ वो हुआ, पापा से मार खाया। एक तो मोस्टली टॉपिक रहता है पापा से मार खाया।
मम्मी से मार खाया आज भी? मम्मी नहीं मारती, वो जानती है मैं बेटा लगता अब पापा हूँ। पापा नहीं। कूट देते होंगे बेल्ट से, डंडा बेल्ट से? झाड़ू से। अच्छा चलो, ऐसा हुआ था फिलहाल। हुआ था। हाल फिलहाल में पिटाई होगी नहीं? नहीं, 1 साल हो 4 गया। दिन पहले तो बोले होंगे पिटाए थे। वो था पढ़ा था। हाँ वो था, वो क्या, वो अलग बात है। चलो ठीक है, 9 नंबर तक हो गया। 10 नंबर देखो। दूसरे वाले जगह पे नहीं हो। 10 नंबर में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं, वो भी 2 अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, चलिए, एक कैटेगरी हमारा इधर होगा और एक कैटेगरी हमारा इधर आएगा। देखो ध्यान से, अब पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है आपके बुक में 2 अलग अलग बेसिस पे। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पहला इसी आधार पे क्लासिफाई किया गया है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यही चीज इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो बहुत सारा चीज है, लेकिन ये भी उस इंपॉर्टेंट में से एक हिस्सा ये भी है। देखिए आप जरा ध्यान से, इसमें पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसको करेंगे। यानी कि पॉलिनोमियल को 2 अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और डिग्री आपको मालूम चल गया क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, और उस नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स मालूम चल गया, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें हमारा सबसे पहले नंबर पे आता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल खुद जीरो है। अब इसका डिग्री क्या होगा वो आप लोग बताएंगे, समझिए ध्यान से। पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे हम। क्या लिखा हुआ है, ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के आधार पे सबसे पहला पॉलिनोमियल हमारा जो है वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल हमारा खुद क्या है, जीरो है। और जीरो का डिग्री यानी कि जीरो का हाईएस्ट पावर आज तक मैथ की दुनिया में क्लासिफाई ही नहीं किया गया, यानी कि डिफाइन ही नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में समझिए आप ध्यान से। यदि हम यहाँ पे जीरो लिखते हैं तो आपको मालूम है ऑटोमेटिकली एक्स का पावर जीरो यहाँ पे है, क्योंकि जीरो भी अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट टर्म में तो है कि नहीं। तो जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स का पावर जीरो है और उसका वैल्यू 1 होता है। जब आप 1 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। वैल्यू चेंज कर देते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स का पावर हमारा 4 है, कितना वैल्यू, कुछ भी वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, इसका मतलब मान लीजिए आपके 4 का पावर 4 लिखा हुआ है, इस प्रकार से सपोज करो आप। ठीक है, तो 4 इंटू 4 4 बार आप करोगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा। उसको जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। वैल्यू और चेंज कर लेते हैं, इस बार एक्स का पावर 10 कर देते हैं, कुछ वैल्यू आएगा इसका, फिर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे फिर जीरो आएगा। और वैल्यू चेंज कर देते हैं, एक्स का पावर इस बार 97 कर देते हैं, कुछ तो वैल्यू आएगा। मान लो एक्स के जगह पे कोई नंबर है, उसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, जीरो आएगा। इट मीन्स आप हर बार इसके पावर को चेंज कर रहे हो, घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, चेंज कर रहे हो, लेकिन क्या कभी भी जीरो का वैल्यू बदल रहा है क्या, हर बार वो जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जीरो के बगल में आप कितना ही पावर दे दो, उस पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब जरा बताइए, क्या जीरो का कोई एक खास पावर या फिर डिग्री डिफाइन किया हुआ है क्या, नहीं है, क्योंकि हर बार जितने बार आप पावर डाल रहे हो उतने बार उसका वैल्यू जीरो आ जा रहा है।
इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जीरो का डिग्री डिफाइन किया हुआ है ही नहीं, निश्चित ही नहीं है कि उसका एग्जैक्ट क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है नॉट डिफाइंड। अब समझ में आ गया ये बात, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्यों? अच्छा, कोई पूछ दे कि जीरो पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल जीरो है हमारा, उसका जो डिग्री है वो डिफाइन किया हुआ है ही नहीं। रीजन आप क्या बताओगे? रीजन आप ये बताओगे कि जीरो के बगल में जितना ही आप पावर दे दो, घटा दो पावर, बढ़ा दो पावर, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा उसका वैल्यू कितना आएगा? जीरो ही आएगा। इसीलिए इसके डिग्री को डिफाइन किया हुआ, यानी कि इसकी डिग्री को डिफाइन ही नहीं किया गया है। आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, नाम से मालूम चल रहा होगा, कांस्टेंट। एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 4, इसका डिग्री बताइए। नहीं, समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 है, इसका मतलब आपको मालूम है एक्स का पावर 0 है, उसका वैल्यू 1 होगा, और इसको जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। इट मीन्स कुछ तो वैल्यू आ रहा है ना, कुछ तो वैल्यू आ रहा है। इट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पे 0 है कि नहीं? इसके लिए हाईएस्ट पावर तो यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल हमारा 4 हो गया, इसके जगह पे 5, 10, 12 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन होना चाहिए केवल क्या? कांस्टेंट होना चाहिए बस, ठीक है। और उसका डिग्री हमारा 0 हो गया। इसके बाद अब हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। यहां से आपने पढ़ा होगा, ये दोनों शायद आपको पहले नहीं मालूम था, है ना, लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए था। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में इसका पहले एग्जांपल देखिए आप। इसका एग्जांपल हम देना चाहेंगे 4x + 20। बताइए यहाँ पे डिग्री कितना दिख रहा है आपको? वेरिएबल ये है हमारा, वेरिएबल के पावर, वेरिएबल के ऊपर कितना पावर है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है हमारा, बता सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देखिए, 4x² - 20x + 10। इसका डिग्री बताइए। 2। हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है इसमें आपको? 2 है, यानी कि डिग्री इज इक्वल टू 2 हो गया। चलिए, क्वाड्रेटिक के बाद आता है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखिए, नाम से मालूम चल रहा होगा, जिसका डिग्री कितना हो? 3 हो। तो 10x³ - 20x² + 30x - 15, इसका डिग्री तो आप देख के बता देंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमको इसमें 3 दिख रहा है, यानी कि इसका डिग्री हो गया हमारा 3। चलिए, एक लास्ट हमारा इसमें बच रहा है, नाम बताइए क्या हो सकता है? क्यूबिक के बाद एक और है, क्या हो सकता है? जरा सोचो। अरे बाय क्वाड्रेटिक, नाम नहीं सुने हो? बाय क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसका पावर कितना होना चाहिए? 4। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल आप पहले देखिए। चलो इसमें हम कर लेते हैं 50x⁴ - 13x⁻³ + 20x² - 16x + 15। इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको? 4, यानी कि डिग्री इसका कितना हुआ? डिग्री इसका 4 हो गया। बस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के आधार पे यही 6 पॉलिनोमियल हमको पढ़ना पड़ता है। जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। 1 2 3 4 5 6, काम खत्म। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग इस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेसिस पे कितने पॉलिनोमियल आपको पढ़ने हैं, कितने बांटा गया है, देखते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा है, सबसे पहला इसमें हमारा मोनोमियल।
मोनोमियल, मोनोमियल को पहले समझिए आप। मोनोमियल में एक वर्ड लगा हुआ है मोनो, MONO। मोनो का मतलब क्या होता है? वन या फिर सिंगल, यानी कि जिसमें टर्म क्या होगा, एक ही टर्म होंगे। इसका एग्जांपल देखिए आप, 4x हो गया, बात खत्म। 4x हमारा क्या, एक सिंगल टर्म है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल के बाद हमारा इसमें आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल में एक वर्ड लगा हुआ है बाई, बी और आई, बाई। इसका मतलब होता है 2। एग्जाम्पल बताइए इसका, क्या देना चाहेंगे एग्जाम्पल? 4x प्लस 2y, 4x प्लस सिंपली 2 दे दो ना, क्या दिक्कत है इसमें? हो गया 2 टर्म, एक ये टर्म एक वो टर्म, बाइनोमियल। बाइनोमियल के बाद बाइनोमियल के बाद आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आपको वर्ड दिख रहा होगा एक ट्राई, ट्राई मतलब 3। एग्जाम्पल इसका 4x स्क्वायर प्लस 3 हो गया। बस 3 टर्म है ना, बस यही हो गया। कभी कभी इसमें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे हमारा 3 पॉलिनोमियल बांटा गया है। हो गया। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान रहे, सुनिए पहले मेरे बातों को ध्यान रहे। आज हम लोगों ने अपने क्लास में, हालांकि बेसिकली चैप्टर को हम लोगों ने शुरू किया, इस क्लास के यानी कि चैप्टर का हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन लिया है और टोटल 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोगों ने अपने इस क्लास में समझा है। अगले वाले क्लास में हम लोग चलेंगे अपने बुक पे, यानी कि बुक के टॉपिक को सॉल्व करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरीफाई करना होता है, रिलेशन निकालना पड़ता है कोएफिशिएंट के साथ, इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। यानी कि अगले वाले क्लास में बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि चलेंगे हम लोग अपने बुक पे, उसके सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, हाँ दूसरी बात, ऑफलाइन वाले प्लस ऑनलाइन वाले आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अगले वाले क्लास में आए तो ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिवाइज करके आए, क्योंकि आने वाले क्लास में ये 10 का 10 टर्म हमारा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस